आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। महीना खत्म होने को है लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो रही है। आज तक रेडियो पर आप दिन भर सुन रहे हैं। 29 मई सोमवार का दिन है। मैं हूं कुलदीप मिश्र। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का हल निकालने की कोशिश आज दिल्ली में हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों से अलग अलग मुलाकातें की राहुल गांधी की मौजूदगी में। इस विवाद में इतना पानी बह गया है कि आला कमान क्या क्या और कितना समेट पाएगा। आज इसी से करेंगे दिन भर की शुरुआत। और WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों की जंतर मंतर से हो गई है विदाई। अब वे कहीं और प्रोटेस्ट कर सकेंगे लेकिन जंतर मंतर पर नहीं। साथ ही कल उन्होंने नए संसद भवन तक मार्च की जो कोशिश की, उसके बाद उन पर दंगे भड़काने की धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो पहलवानों के इस प्रोटेस्ट का भविष्य अब क्या होगा, इसे समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे चीन अपने कब्जे वाले तिब्बत की संस्कृति और भाषा दोनों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और तिब्बतियों पर जबरदस्ती थोपी जा रही है मंदारिन भाषा। और जुलाई में फिर शुरू होगा भारत का चंद्रयान मिशन, उसकी बात होगी। और अंतरिक्ष की दुनिया से एक और अच्छी खबर आई है जो रीजनल नेविगेशन को बेहतर करेगी। आखिर में जमशेद कमर सिद्दीकी भौचक भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले 60 सेकेंड्स हेडलाइंस खुशबू कुमार से। थैंक यू कुलदीप। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग लड़की साक्षी की सड़क पर हत्या, आरोपी साहिल गिरफ्तार। शॉर्ट पोस्टमार्टम में बॉडी पर चाकू के 16 जख्म मिले, पत्थर पटकने से सिर फटा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के इकलौते विधायक बायरन विश्वास TMC में हुए शामिल। अब सदन में कांग्रेस एक बार फिर शून्य पर पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन पर कांग्रेस बटी। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ मीटिंग में दिल्ली पंजाब के नेताओं का विरोध, अंतिम फैसला हाईकमान पर छोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचेंगे। शांति समाधान के लिए अलग अलग गुटों से करेंगे बात। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सजा की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 9 अगस्त को यासीन की होगी दोबारा पेशी। कर्नाटक में कार और बस की टक्कर में 2 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत, मैसूरू के पास हुआ हादसा। इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 हुआ लॉन्च। मोबाइल लोकेशन बेहतर होगी, आर्मी को दुश्मनों के ठिकानों की मिलेगी सटीक जानकारी। चीन पहली बार स्पेस में भेजेगा आम नागरिक, कल लॉन्च होगा मिशन। और IPL फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने जीता टॉस, गुजरात टाइटंस टीम करेगी पहली बैटिंग। यह है दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में तो है लेकिन प्रदेश के अपने 2 सबसे बड़े नेताओं की आपसी रंजिश से परेशान भी है। जैसे जैसे राजस्थान चुनाव करीब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वॉनबी मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। इस मसले का हल निकालने की कोशिश एक बार फिर दिल्ली में आज हुई, जहां नए नवेले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं को एक एक करके मिलने के लिए बुलाया। खबरें हैं कि राहुल गांधी भी वहां मौजूद रहे। सुगबुगाहटे हैं कि खड़गे के पास सुलह का एक फॉर्मूला इस बार है जिसे दोनों के सामने पेश किया गया। कई पत्रकार ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान से अलग होने की एवज में दिल्ली में बड़ा पद भी ऑफर किया जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत जब आज दिल्ली पहुंचे और उनसे किसी ऐसे फॉर्मूले की संभावना के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहने ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं। तो आज इन मुलाकातों में क्या हुआ, खड़गे ने क्या कोशिशें की, किस तरह के प्रस्ताव दिए जाने की खबरें हैं, हमने पूछा वहीं मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से। देखिए, एक लंबे समय के बाद राजस्थान को लेकर पार्टी आलाकमान एक बड़ी बैठक कर रहा है। राहुल गांधी भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं जहां पे अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। और जाहिर तौर पे ये 2024 के लिए नहीं बल्कि राजस्थान के सेमीफाइनल के लिए है। जिस तरह से राजस्थान में 2 बड़े नेता और जो शीर्ष नेतृत्व संभाल रहे हैं वो नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा भी निकाली जिसमें वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं अपनी ही सरकार से। उससे पार्टी की काफी किरकिरी हुई और काफी लंबा खिंच गया ये मामला। और राहुल गांधी कहिए या सोनिया गांधी के हाथ से भी बाहर निकल गया था जब राजस्थान की बगावत हुई थी। तो अब इसको फाइनली सुलझाने के लिए ये बैठक हो रही है।
कि अब टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी। उल्टी गिनती विधानसभा की तैयारी की शुरू हो गई है, वरना बीजेपी को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ये थी मौसमी सिंह। राजस्थान के सियासी गलियारों में भी इस मीटिंग की खासी चर्चा है। जयपुर में मौजूद हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर आनंद चौधरी। आनंद, ये बताएं कि किस किस फॉर्मूले की चर्चा है वहाँ। एक तो ये है कि पायलट को राष्ट्रीय संगठन में बुलाया जा सकता है दिल्ली, एक फॉर्मूला प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वाला भी है। आप इस लड़ाई को एक अरसे से फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के फॉर्मूले के एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा आपको लगते हैं दोनों की लड़ाई का जो अतीत रहा है, जो बैकग्राउंड है? 3-4 फॉर्मूले पे यहाँ चर्चा हो रही है अभी इन दिनों। एक तो ये है कि पायलट को राजस्थान संगठन में कोई पद देकर उनको खुश किया जाए, और जो वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं राजस्थान में, गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनको सरकार में कुछ बड़ा पद दिया जाए, जैसे उप मुख्यमंत्री या इस तरह का बनाया जाए। और एक जो आप कह रहे हैं कि केंद्रीय जो नेतृत्व में पायलट को रखा जाए और प्रदेश उसमें राष्ट्रीय मंत्री या राष्ट्रीय महामंत्री या कुछ इस तरह का वो पद दिया जाए। तो जो दूसरा फॉर्मूला है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको ले जाया जाए और केंद्र में कुछ अच्छी उनको पद दिया जाए, ये फॉर्मूला ज्यादा प्रासंगिक लग रहा है। क्योंकि राजस्थान में जब उनको कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाने की बात आएगी तो अशोक गहलोत गुट इस पे राजी नहीं होगा। क्योंकि अभी जो एक जातीय राजस्थान में जैसे जातीय समीकरण है, उसके लिहाज से भी ये फिट नहीं बैठ रहा। और दूसरा जो है चाह रहा कि पायलट राजस्थान में रहकर उनके जो मामले हैं या सरकार के जो फैसले हैं उन पे कोई किसी तरह की बीच में मतलब समस्या पैदा करे या कुछ उनमें रुकावट डाले। तो इसलिए अशोक गहलोत गुट यही चाह रहा है कि पायलट को आप केंद्र में चाहे कोई पद दे दीजिए, लेकिन उनको राजस्थान में हम किसी भी पद कोई पद देंगे तो उसके लिए राजी नहीं होंगे। आज जैसे अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली में एक कहा कि उन्होंने साफ कहा कि मैं ये पद लूंगा या मुझे ये पद चाहिए। कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता। कांग्रेस में ये मतलब नीति नहीं है कि कांग्रेस आला कमान इस तरह कमजोर थोड़ी है कि वो आप जो चाहोगे वो आपको दे देंगे। तो इस बात का साफ संकेत है कि राजस्थान में वो पायलट के ऊपर सहमत नहीं होंगे और पायलट को केंद्रीय नेतृत्व में ही संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन पायलट क्या इस पर राजी होंगे, इस बात को लेकर अभी संशय है। अच्छा, एक सवाल और कि इस एक मसले पर कांग्रेस इतना बैकफुट पर क्यों दिखती है शुरू से? क्योंकि दोनों नेताओं ने अलग अलग समय पर अनुशासन भंग किया है पार्टी का, खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, पार्टी आला कमान की बातों को अनदेखा किया है। क्या वजह है कि इस एक मसले पर कांग्रेस पार्टी इतना बच बच कर चलती है राजस्थान के संदर्भ में? देखिए जी, राजस्थान में जैसी स्थिति है ना, पहले स्थितियां ऐसी थी कि जैसे अशोक गहलोत है वो सोनिया गांधी की पसंद माने जाते हैं, और जो सचिन पायलट है वो ये गांधी गुट की पसंद माने जाते हैं। तो जब भी इस तरह की बातें आती थी, जैसे वो मानेसर गए पायलट अपने समर्थकों के साथ, और फिर जो उनकी मध्यस्थता कराई वो प्रियंका गांधी ने करवाई, और वापिस उनका एक बार कांग्रेस में आना हुआ या वो कांग्रेस में एक बार फिर सक्रिय हुए। ऐसे ही जैसे अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जब उन्होंने राजस्थान में 25 सितंबर को जो घटना हुई, पूरी विधायकों ने इस्तीफे दिए और जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, बैठक में जाने से मना कर दिया, एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने से इनकार कर दिया, तो वो घटना थी। ये दोनों ही घटना वैसे देखा जाए तो पार्टी की बड़ी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती हैं। लेकिन इन दोनों घटनाओं पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, न मानेसर जाने वालों पे कोई कार्रवाई हुई। इवन मानेसर जाने वालों में से कुछ लोगों को वापस मंत्री बना दिया गया। ऐसे ही ये जो घटनाएं हुई, इसमें सिर्फ जो जिन 3 लोगों के नाम आ रहे थे उनको नोटिस देकर खाना पूर्ति कर ली गई। इसके पीछे एक कारण जो बहुत साफ तौर पर नजर आता है वो ये है कि कांग्रेस आला कमान अब उस स्थिति में नहीं है जो पहले एक स्थिति हुआ करती थी, जब कांग्रेस के पास देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकारें होती थी। कांग्रेस के पास कम से कम 2,500 से 3,000 तक एमएलए होते थे, 250 से 300 तक उनके पास सांसद होते थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस 100 एमएलए खोने से बिल्कुल नहीं डरती थी और आलाकमान कड़े फैसले ले सकते थे। लेकिन आज जब देश में कांग्रेस के पास इतने एमएलए नहीं है, इतने सांसद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने 100 एमएलए खोकर एक राज्य की सत्ता नहीं खोना चाहते। इसीलिए आलाकमान साफ तौर पर देख सकते हैं कि आलाकमान कमजोर नजर आते हैं। तो कांग्रेस को ये लड़ाई विधानसभा चुनाव से पहले खत्म करनी होगी, वरना राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि नौबत राजस्थान गंवाने तक भी आ सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद चौधरी।
अगली खबर भी दिल्ली से ही है, लेकिन इसके केंद्र में नेताओं के साथ साथ खिलाड़ी भी हैं। 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से चल रहा देश के कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन अब जंतर मंतर से उठ गया है। कल नई संसद के सामने मार्च के लिए निकले खिलाड़ियों को शाम तक के लिए हिरासत में ले लिया गया और फिर जंतर मंतर से उनके तंबू भी हटा दिए गए, जो भी अस्थायी व्यवस्था उन्होंने वहां रुकने की हुई थी। खिलाड़ी अपनी मांग पर कायम है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और वो इस्तीफा दें। खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब इन खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी, वे अनुमति के साथ कहीं और प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पुलिस ने कल की घटना के बाद 100 से भी ज्यादा लोगों पर दंगा भड़काने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 12 कुश्ती खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनमें ओलंपियंस विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी शामिल हैं। विनेश फोगाट ने कहा है कि पुलिस को यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण पर एफआईआर करने में 7 दिन लगते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ सिर्फ 7 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि पहलवान जब तक शांति से बैठे थे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कल वे उग्र हो गए तो कार्रवाई करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यह भी कहा कि इसमें कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे। जो वहाँ पे कानून और व्यवस्था बनाने वाले उनको कार्रवाई करनी पड़ती है। दूसरे बाहर के लोग अगर वहाँ पर आकर दंगा करेंगे तो पुलिस अपने आप उसके लिए कार्रवाई करेगी। तो पहलवानों के खिलाफ दर्ज इस एफआईआर में क्या है, दिल्ली पुलिस का क्या कहना है कल की पूरी घटना पर, ये समझने के लिए मैंने बात की इस खबर पर नजर रखे हुए आज तक रेडियो रिपोर्टर श्रेया चैटर्जी से। देखिए, कुल 12 जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसमें से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया का भी नाम इस एफआईआर में मौजूद है। और जो धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई हैं वो राइटिंग की धाराएं हैं, जो पब्लिक पुलिस पर्सनल डिप्लॉयमेंट के थे उनके काम में विघ्न डालने की धाराएं हैं, और राइटिंग की भी और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की भी धाराएं लगी हुई है। जितना कि हमें पता है कि कल की एफआईआर में जो लिखा गया है कि कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को भी इस पूरे घटना में चोट पहुंची है और कई बैरिकेड्स भी तोड़े गए हैं प्रोटेस्टर्स द्वारा, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि जो प्रोटेस्टर्स है वो कोई भी ऐसे काम ना करे जो नेशनल प्रेस्टीज को हानि पहुंचा सके। श्रेय, एक बात और कि ये मसला दंगे भड़काने का कैसे हो गया, कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कुश्ती खिलाड़ी भी ये सवाल पूछ रहे हैं, इसको लेकर के क्लैरिटी है क्या, किस आधार पर दंगे भड़काने की धारा लगाई? देखिए, पुलिस का ये साफ कहना है कि कल का जो दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था देश के लिए, क्योंकि देश के नए संसद का इनॉग्रेशन था और जो इन प्रोटेस्टर्स की मंशा थी वो ये थी कि वो इस जो पार्लियामेंट के सामने जाके प्रदर्शन करें, जिसकी परमिशन पुलिस से नहीं दी गई थी। पुलिस की जो सीनियर ऑफिशियल्स थी उनकी तरफ से कई बार इनसे डायलॉग एस्टैब्लिश करने की भी कोशिश की गई, रिक्वेस्ट करने की कोशिश की गई, जिसके बावजूद इन्होंने नहीं सुना और इसके लिए ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी पड़ी। जहां तक बात प्रोटेस्टर्स की है तो ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये भी उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो जाके प्रोटेस्ट करें। और कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि ऐसे सिमिलर जब उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था, दिल्ली पुलिस ने खुद इनको असिस्ट किया था इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए। लेकिन कल की जो वारदात थी, क्योंकि कल का दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, कल उनको ये मौका नहीं दिया गया। हालांकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जो रेसलर्स है, जो हमारे नेशनल हीरोज है, ओलंपिक मेडल विनर्स है, क्या इनके साथ थोड़ी के साथ व्यवहार किया जा सकता था? बिल्कुल ये सवाल भी जायज है, क्योंकि कल डिटेल होने के बाद हमने देखा कि कैसे पुलिस ने तुरंत एक्शन चला के पूरा जो इंटरवल साइट है जहाँ पे इनकी 35 दिन तक प्रोटेस्ट चल रही थी उसको टक कर दिया और आज उनको फिर वापस जाने की मंजूरी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे प्रोटेस्ट की डिटेंशन के आड़ में दिल्ली पुलिस ने कल बहुत ही चालाकी से रेसलर्स की प्रोटेस्ट को जंतर मंतर में एक तरीके से खत्म किया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि अब इन प्रोटेस्ट का भविष्य क्या देखा जा रहा है, क्योंकि अब जंतर मंतर पर तो ये प्रोटेस्ट हो नहीं पाएगा, और क्या उस तरह का प्रदर्शन कहीं और खड़ा करना, वो मजमा ऐसी जगह पर जमा करना जहां पर बहुत सारे लोग, दूसरे लोग आ सकें, उसमें शामिल हो सके, आसान होगा खिलाड़ियों के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस का ये साफ कहना है कि अगर प्रदर्शनकारी फिर से प्रदर्शन करना चाहते हैं तो रेसलर्स को दिल्ली पुलिस को परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो दिल्ली पुलिस इस परमिशन को पढ़ने के बाद उनको कोई ऐसे डेजिग्नेटेड एरिया में अलाउ करेंगे जहाँ पे वो प्रोटेस्ट करना कर सकते हैं। हालांकि जहाँ तक बात जंतर मंतर की है तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है अभी, क्योंकि 144 की धारा लग चुकी है
पूरे एरिया को कॉर्डिन आउट कर दिया गया है और वो जंतर मंतर तो वापस जाके फिर से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो रेसलर्स हैं वो अपने लीगल टीम से सलाह मशवरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए कि आगे की उनकी रणनीति कैसे तय होगी। वो चाहते हैं कि अपना प्रदर्शन में वो वापस करें। हो सकता है कि आज सोमवार शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को ये साझा करें कि उनकी आगे की रणनीति क्या है, लेकिन जंतर मंतर की प्रोटेस्ट की जहाँ तक बात है वो खत्म कर दी गई है पुलिस की तरफ से और आगे भी जंतर मंतर रेसलर्स नहीं लौट पाएंगे। ये थी श्रेया चटर्जी। दिल्ली पुलिस ने कुल 106 लोगों पर एफआईआर की है और पहलवानों के लिए जंतर मंतर के गेट अब बंद हैं। दिलचस्प बात यह है कि कल जब पहलवानों ने नए संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश की तो रास्ते में उन्हें डिटेन कर लिया गया। उसी वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह उसी नए संसद भवन में सफ़ेद कुर्ते में मौजूद थे। शुक्रिया श्रेया चटर्जी। हिमालय के उत्तर में करीब 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक इलाका है तिब्बत, जिसका अतीत जख्मों से भरा हुआ है। 1950 में माओ त्से तुंग की चीनी सेना आज़ाद तिब्बत में दाखिल हुई थी और इस पर कब्जा कर लिया था। चीन के दबाव में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक विवादित समझौते पर साइन भी कर दिए थे, जिसके बाद से चीन तिब्बत पर आधिकारिक दावा करने लगा। अब दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार ने भारत में शरण ली हुई है, लेकिन चीन तिब्बत में कल्चरल बदलाव करने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अब वहां अपनी मंदारिन भाषा को थोपकर तिब्बती संस्कृति और भाषा को मिटाने की कोशिश कर रही है। खबरें हैं कि तिब्बत में जिन स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम तिब्बती भाषा है उन्हें बंद कराया जा रहा है। चीन के अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप्स और जातियों के बीच 80 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। चीन के हान, ह्यू और मांचू ही मोटे तौर पर मंदारिन को अपनी भाषा मानते हैं, लेकिन अब सभी को मंदारिन बोलने और सीखने पर मजबूर किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट कहती है कि तिब्बत के कई प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स और यहाँ तक कि किंडरगार्टन में भी पढ़ाई लिखाई के लिए मंदारिन को मेन लैंग्वेज बनाने की कोशिश चल रही है। चीन की इस जोर ज़बरदस्ती की वजह क्या है? हमने बात की चीन में माइनॉरिटीज़ के इशूज़ पर पढ़ने लिखने वाले दिल्ली के जर्नलिस्ट राहुल राज से। एक्चुअली चाइना के एक लॉन्ग स्टैंड विजन है एक यूनिफाइड चाइना करने के लिए, चाइना को एक करने के लिए। तो चाइना को यूनिफाई करने के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है चाइना के लिए तिब्बत और शिनजियांग। स्पेशली जब तिब्बत का बात करें, तिब्बत तो एक अलग ही एक नेशनलिटी है, तो उसको यूनाइट कर रहा है उसका दलाई लामा एज ए स्पिरिचुअल लीडर और इनका लैंग्वेज एंड कल्चर। तो चाइना धीरे धीरे करके उनका लैंग्वेज और कल्चर को हटाना चाहता है, इरेडिकेट करना चाहता है। सो फॉर उसके लिए इसका एक मूव है ये बाइलिंगुअल बोल के, मतलब बाइलिंगुअल का मीनिंग है जैसे कि उन लोग चाइनीज में और तिब्बत में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके पूरा का पूरा चाइनीज हो रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो प्राइमरी के बाद ही चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ सकते थे, प्री प्राइमरी वगैरह वो लोग तिब्बत में पढ़ सकते थे। देखिए अभी न्यू पॉलिसी आया है, बच्चों प्री प्राइमरी मतलब प्ले स्कूल से लेके चाइनीज में ही पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का नोमैडिक लोग है नहीं है उनको, मतलब पेरेंट्स वगैरह बड़े लोग, उनके लिए भी अलग सा क्या बोलते हैं वर्कशॉप वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्ले स्कूल प्री स्कूल से चाइनीज में पढ़ा सको। और दूसरा स्टैंड इन लोग ने ये लिया है जैसे कि बहुत सारा कॉन्वेंट स्कूल, बोर्डिंग स्कूल जैसा शुरू किया है, और ये सब बोर्डिंग स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल ना जो अपना गांव विलेज से बहुत दूर रखा गया है। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया, जो बच्चों को पेरेंट्स से अलग करके अलग से बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, वहां पर ये लोग बस चाइनीज में पढ़ा सको। और जो इंटरेक्शन होता है ना बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, ये बिल्कुल क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो कुछ बच्चा नहीं है, बच्चों को सारा चाइनीज में पढ़ना पड़ेगा। सो डूइंग दिस चाइनीज का क्या एम है, पूरा का पूरा उनको बचपन से ही चाइनीज एजुकेशन थ्रू चेंज करने के लिए कोशिश हो रहा है। राहुल, चीन जो बड़े स्तर पर तिब्बती लैंग्वेज और कल्चर को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो तिब्बत के लोग इस कोशिश का सामना कैसे कर रहे हैं? वहाँ क्या किसी तरह का रिजेंटमेंट, किसी तरह का रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है? हो रहा है, लेकिन ये पूरा एरिया अंडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस और मिलिट्री फैला हुआ ना, मिलिट्री लोग का डिप्लॉयमेंट है। तो ऑलरेडी इन लोग ने क्या किया, चाइनीज ने हाउसिंग प्रोवाइड करके नया नया अच्छा घर वगैरह बना के इन लोग के दूर किया गया है।
मतलब पहले एक गांव में सब इकट्ठा करके रह रहा था, एक साथ रह रहा था। अभी उनको भी पहले से अलग किया गया है। वो कंसंट्रेशन कम है अभी लोगों को बीच में, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ना एक ही जगह पे, वो बहुत कम हो गया। आगे से इन लोग के ऊपर इतना सर्वेलेंस, इंटरनेट सर्वेलेंस और बाकी मॉनिटरिंग सिस्टम, कैमरा वगैरह सब कुछ डाला गया है। इट्स नॉट इजी फॉर देम ना एक साथ जल्दी आके प्रोटेस्ट करना है। लेकिन और भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इतना लार्ज स्केल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है चाइना का वो टिबेटन रीजन के अंदर। लेकिन इंडिया में जो टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्सेल वगैरह, उन लोगों ने बहुत सारा कंडेमनेशन और प्रोटेस्ट वगैरह किया है। अच्छा राहुल, जेएनयू में चाइनीज़ स्टडीज़ की प्रोफेसर हैं रितु अग्रवाल, और उनसे भी इसी मसले पर मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक पक्ष इसमें यह भी है कि तिब्बत के बच्चों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर के लिहाज से चीन वहाँ पर मंदारिन के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, यानी बच्चे सीखेंगे तो उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस पर आपका क्या सोचना है? पॉजिटिव साइड यही चाइनीज बताया जा रहा है, जैसे कि जो तिब्बत में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है फ्यूचर के लिए, जो बच्चे के लिए जो जॉब वगैरह जो भी करना है, तब ना चाइनीज पढ़ने से उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि तिब्बती से बहुत लिमिटेड लैंग्वेज है, बस तिब्बतन रीजन में हुआ है। तो चाइनीज का कहना ये है, अगर ये बच्चे वगैरह सब चाइनीज में पढ़ो, उन लोग का फ्यूचर ब्राइट होगा, वो लोग अच्छा पढ़ाएगा, लाइफ सेटल करेगा, सब कुछ करेगा। इसलिए लोग ये भी कर रहे हैं, जो भी तिब्बतन स्कूल का टीचर्स है उस टीचर्स को भी वो लोग ना कई भेज रहे चाइना का अलग प्रोविंस में, ताकि वो लोग भी थोड़ा चाइनीज में पढ़ाई वगैरह करके ट्रेनिंग लेके वापस आके इन लोग को पढ़ाई देंगे। और नेगेटिव साइड यही है, तिब्बतन एक्चुअली इट्स नॉट ओनली अ रीजन, इसका यूनिफाई कर रहे हैं, एक ही बात है, उनका कल्चर और इसका स्पिरिचुअल लीडर। तो चाइना इसको एक बड़ा सा थ्रेटन जैसा सोच रहा है। तो चाइना का मानना है, अगर इन लोग का लैंग्वेज एकदम खत्म हो गया, कल्चर एकदम खत्म हो गया, उन लोग को वो स्पिरिट है ना रिबेल करने का, वो चाइना से अलग होके रहने का और उसको फाइट करने का, एकदम खत्म हो जाएगा। तो चाइना के लिए तो बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है, तिब्बतन लैंग्वेज और कल्चर एकदम खत्म हो ही जाएगा। तो चीन तिब्बत की अलग और स्वतंत्र पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है, बता रहे थे राहुल राज। आज सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से खुशखबरी आई। खबर थी कि इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से नई तकनीक वाला नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो आम लोगों के लिए जीपीएस की सुविधा को और बेहतर करेगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि भारत के पास नेविगेशन वाले 7 नेविक सैटेलाइट्स थे। इनमें से 3 खराब हो गए थे और 4 ही काम कर रहे थे। इसलिए इसरो ने 5 नए नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट्स भेजने की तैयारी की है। फिलहाल इनमें से 1 लॉन्च कर दिया गया है। एक देश के तौर पर ये सैटेलाइट्स हमें किस तरह से मदद करेंगे, खासतौर से हमारे रीजनल नेविगेशन को कैसे समृद्ध करेंगे, पूछा हमने आज तक .in में साइंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्र से। देखिए, हम लोग जो नेविगेशन के लिए मोबाइल में तकनीक यूज़ करते हैं वो बेसिकली जीपीएस है। आम लोगों के लिए वो अमेरिका की है। उसका जो साम्राज्य था इंडिया में, उसको कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए हमें अपने नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत थी, जिसका जो पहला सैटेलाइट था वो 2013 में छोड़ा गया था और 2018 तक वैसे 7 सैटेलाइट छोड़े गए। इनको नाम दिया गया था नाविक, लेकिन तकनीकी भाषा में इनको बोलते थे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। अब हुआ ये कि 2013 से 18 तक 7 छोड़े गए, उनमें से 7 में से 3 जो हैं वो ख़राब हो गए। अब नया अगर हम 3 भेजते, तो जब तक हम 3 नया भेजते तब तक पता चलता कि बाकी के 4 जो हैं वो भी पुराने हो गए हैं या डैमेज हो चुके हैं। इसलिए इसरो ने नया ज़्यादा आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन का सैटेलाइट सिस्टम बनाया और उसको इन्होंने अभी लॉन्च किया है, ताकि पुराने नेविगेशन सिस्टम से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और ज़्यादा प्रिसाइज नेविगेशन हो, पोजिशनिंग हो, टाइमिंग का पता चल सके। ऋचिक, आमतौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स बड़ी उपलब्धि तो बताए जाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ज़रा बताएं आप आसान भाषा में कि उनका डेली लाइफ में इन सैटेलाइट्स का क्या फ़ायदा होगा। देखिए, पिछली जो सर्विसेज थी IRNSS की, वो बहुत ही लिमिटेड सेवाओं को मिलती थी। गवर्नमेंट एजेंसीज थी, कुछ डिफेंस की एजेंसीज थी, या फिर आप जो समुद्री परिवहन होता है वो हो गया, विमान सेवाओं को उनको मिलती थी। कॉमन मैन के लिए उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐप अवेलेबल था, उस ऐप के थ्रू, नाविक ऐप के थ्रू आप नेविगेशन देख सकते थे, बट उतना प्रिसाइज नहीं होता था। कई बार वो आगे पीछे घुमा देता था। ये जो है ये बहुत प्रिसाइज होगा।
इससे जो है हमारे मोबाइल की जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं या लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे आपका खाने का आप ऑर्डर करते हैं या ओला ऑर्डर करते हैं, उबर ऑर्डर करते हैं कि भैया आपने उनको एक ऐप में ऑर्डर किया, वो आगे आपके निश्चित लोकेशन पे सही जगह पहुंचा दिया। तो अभी भी कई बार देखिए जीपीएस पे चलता है तो हम पता चलता है डेस्टिनेशन से 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर दूर उतर रहे हैं, या वो पहले आके रुक गया टैक्सी वाला, तो बाद में आप उसे नज़दीक बुलाते हो, लोकल लेवल पे आप उसको लोकेशन भेज के कि भाई हम यहाँ खड़े हैं। वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, सटीक एकदम जानकारी मिलेगी। अच्छा, अब ये भी खबर है कि इन सैटेलाइट्स के साथ एटॉमिक क्लॉक्स भी भेजे गए हैं, उनकी क्या अहमियत है? देखिए, एटॉमिक क्लॉक जो है वो बेसिकली बहुत ही प्रिसाइज टाइमिंग के लिए होता है, लोकेशन बेस्ड टाइमिंग जो होती है। आम तौर पे जो बड़े देश हैं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है या यूरोप है, ये यूरोपीय देश हैं, ये इनके जो नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस है, ग्लोनास हो गया, इनमें एटॉमिक टाइमर्स लगे हुए हैं, एटॉमिक क्लॉक्स लगे हैं, तो बहुत ही प्रिसाइज लोकेशन वो उनके रीजन में देते हैं। हमारे पास पहली बार गुजरात का इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उन्होंने रुबिडियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक बनाया और उसको इस सेटेलाइट में NVS-01 में इंस्टॉल करके भेजा है, ताकि ज़्यादा सटीक प्रिसाइज पोजीशनिंग, बेहतरीन लोकेशन सर्विस और बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिल जाए, कि हमें ये पता चल जाए कि हम दिल्ली से चेन्नई अगर एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो कितने सटीक टाइमिंग में हम पहुंच जाएंगे, हर एक माइन्यूट सेकंड्स तक का, सिर्फ मिनट में नहीं, आप सेकंड्स तक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये कई बार डिफेंस, मौसम, कृषि और जो जियोडेटिक सर्विसेज होती हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये इससे रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा फायदा होगा और परिवहन में। शुक्रिया ऋचिक मिश्र। और आज ही इसरो ने एक और बड़ा ऐलान किया है, भारत के मून मिशन का तीसरा अंतरिक्ष यान अब चांद पर जाने को तैयार है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 की बारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जुलाई महीने में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगी। आज ही इसकी घोषणा हुई है। तो इस चंद्रयान को चांद पर सेफ लैंडिंग करके उसकी सतह पर घूमना है और घूमकर उसे समझना है। इस मिशन के बारे में और डिटेल्ड जानकारी के लिए हमने बात की indiatoday.in में साइंस जर्नलिस्ट शिबू त्रिपाठी से और उनसे समझा कि इस मिशन के लिए इसरो की क्या तैयारी है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने आज ये बोला कि चंद्रयान 3 मिशन जो है इंडिया का, वो जुलाई में लॉन्च होगा। कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने कंफर्म भी किया था कि मिड जुलाई का टाइमलाइन इसरो लेके चल रही है। जो सैटेलाइट है वो खुद भी अभी श्रीहरिकोटा में पहुंच चुका है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ पहुंच चुका है, और अभी इसके इंटीग्रेशन के ऊपर काम शुरू होने वाला है, जिसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट को GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इसे लॉन्च किया जा सके। 2008 में जो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था उसमें एक लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर का कॉम्बिनेशन लॉन्च हुआ था। इस साल जो हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक लैंडर रोवर कॉम्बिनेशन लॉन्च हो रहा है। जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था उसी को इस्तेमाल करेगी इसरो, उसी को रिपर्पस किया जाएगा चंद्रयान 3 के साथ काम करने के लिए, जो ऑलरेडी मून के ऑर्बिट में अभी अवेलेबल है। पिछले मिशन में जो नाकामयाबी थी वो ये हुआ था कि जो लैंडर था वो क्रैश लैंड हुआ था ऑन द फार साइड ऑफ द मून। इस बार इसरो चेयरमैन ने कहा है कि उन्होंने सारे सिमुलेशंस रन कर लिए हैं, जो चेंजेस करने थे वो उन्होंने कर लिए हैं, जितने करेक्शंस वो कर सकते थे, जितनी सिचुएशनल इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती थी जिसको इमेजिन किया जा सकता था, इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने उन चीज़ों को इमेजिन करके उन चीज़ों पे मैथमेटिकली और फिजिकली और इंजीनियरिंग के हिसाब से काम करके उन चीज़ों को इसमें इनकलकेट किया हुआ है। और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार ये लॉन्च होगा और इस बार ये सॉफ्ट लैंड भी होगा। इसरो चेयरमैन का ये भी कहना है कि अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट अगर उनके माइंड में रहा, अगर साइंटिस्ट के या इंजीनियर्स के दिमाग में कुछ थोड़ा सा भी डाउट रहा, तो दे विल नॉट लॉन्च। बट अभी जो टाइमलाइन है वो मिड जुलाई का है। जो टाइमलाइन है वो ऑर्बिटल पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड होता है कि अर्थ और मून के बीच में क्या डिस्टेंस है, अर्थ के ऑर्बिट में मून कहाँ पे है उस पोजीशन को लेके, और मिड जुलाई का टाइमलाइन डिसाइड हुआ है, विच इज़ द मोस्ट प्रिसाइज टाइम टू लॉन्च दिस मिशन। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि एक बार जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो इसरो एक फाइनल डेट अनाउंस करेगी। अभी तक फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये मिड जुलाई में ही लॉन्च होगा। शुक्रिया शिबू त्रिपाठी। और अब बारी है भौचक की। स्टूडियो में आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। जोड़ियां बनती भले आसमानों में हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना तो खुद ही पड़ता है। आप तो इंसान हैं, तो डेटिंग ऐप पर भी ढूंढ सकते हैं और शादी वाली ऐप पर भी, लेकिन 4 पैर वाले क्या करें? उनके लिए तो पार्टनर ढूंढना आसान नहीं होता, पर फिर भी कोशिश जारी है। ये तलाश हो रही है शंकर हाथी के लिए।
कुछ यूं समझ लीजिए कि दिल्ली चिड़ियाघर में आजकल कहा जा रहा है, आवश्यकता है एक सुंदर अफ्रीकन मूल की उम्र 20 से 22 साल के बीच कुशल हथनी की। किस्सा सुनिए। शंकर 27 साल के अफ्रीकन मूल के हाथी हैं और 1998 में दिल्ली चिड़ियाघर लाए गए थे। साल 2001 तक तो शंकर अपनी पार्टनर के साथ रहते थे, लेकिन एक बीमारी ने उनसे उनकी प्यारी पार्टनर छीन ली। तब से वो अकेले रहते हैं। लेकिन क्योंकि सेंट्रल पॉलिसी ऑफ जू के मुताबिक कोई भी जानवर सिंगल यानी कि अकेले नहीं रखा जाता, उसे जोड़े में रखा जाता है, इसलिए शंकर के लिए उनकी पार्टनर या यूं भी कह लें कि शंकर की दुल्हनिया ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि शंकर की उम्र 27 साल है, इस वजह से उनके लिए कम उम्र यानी कि 20 से 22 साल तक की पार्टनर ढूंढी जा रही है। हालांकि इससे पहले भी शंकर को एक दूसरी एशियन हथिनी के साथ रखा गया था, लेकिन शंकर अफ्रीकन हाथी हैं, उनकी डाइट कदकाठी भी एशियन हाथियों से ज्यादा है, इसलिए वो रिश्ता निभा नहीं। कई बार शंकर का उस हथिनी के साथ झगड़ा हुआ और फिर दोनों सेपरेट हो गए। तो तलाश फिलहाल जारी है और इसके लिए यूएस एम्बेसी की भी मदद ली जा रही है, जिसके जरिए दुनिया भर के जू में रिश्ता लगाया गया है, पर बात नहीं बन रही है। दिल्ली चिड़ियाघर की डायरेक्टर आकांक्षा महाजन ने हमें बताया कि कुछ अफ्रीकन हथिनी भी मिली हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा है। शंकर के लिए 20-22 साल की उम्र वाली हथिनी चाहिए। साल 2021 में शंकर की दुल्हनिया ढूंढने का मामला हाईकोर्ट भी गया था, जब एक याचिका में शंकर के लिए पार्टनर ढूंढने पर जोर दिया गया था। अब ये मामला हाईकोर्ट से डिस्पोज होकर एक कमेटी के पास भेजा गया है, जो जानवरों के मुद्दे पर काम करती है। तो भाई हमारी तो बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द शंकर हाथी की जिंदगी का ये सूनापन दूर हो, वो सिंगल से मिंगल हो जाएं और मिंगल होने के बाद मंगल ही मंगल करें। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। तो इसी के साथ अब वक्त विदा का। हमारे शो आपको कैसे लग रहे हैं बताइएगा radio@aajtak.com पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ भी बता सकते हैं 9953323303। आज सोमवार है तो नामी ग्रामी भी सुनिए, और आज तक रेडियो के जो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। और अगर आप हमारे शोज़ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट